तो सबसे पहली बात तो वही है कि ट्वेल्थ की फिजिक्स में आखिर हमारे चैप्टर्स क्या क्या हैं और इन चैप्टर को हम सम अप कैसे कैसे कर सकते हैं। देखो वैसे अगर टोटल चैप्टर गिनोगे तो टोटल चैप्टर 14 हैं, लेकिन अगर 14 चैप्टर को इंडिपेंडेंट करने की बात करोगे तो मैं काफ़ी टफ लगेगा, काफ़ी लेंदी भी लगेगा। इसलिए मैंने सारे चैप्टर को टोटल 4 यूनिट में डिवाइड कर दिया है। जैसे तुम्हारी टोटल जो बुक्स हैं वो 2 आती हैं, फर्स्ट बुक और सेकेंड बुक। सेकेंड बुक कंपैरेटिवली इजी रहती है, सिवाय उसकी एक रे ऑप्टिक्स की बात अगर हम छोड़ दें तो। फर्स्ट बुक और सेकेंड बुक 2 बुक्स होती हैं इसमें। फर्स्ट बुक में टोटल हम सिर्फ 2 यूनिट का जिक्र करते हैं, जो हमारी यूनिट 1 है। यूनिट 1 में टोटल यहाँ पे चैप्टर मिलते हैं हमें 3, या ऐसे कह लो पहला हमें मिलता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑलरेडी 2 चैप्टर लेके चलता है, चैप्टर 1 और चैप्टर 2। पूरे में इलेक्ट्रोस्टैटिक ही है दोनों चैप्टर में। वहीं पर जो दूसरा हम इसमें यूनिट कह लो या चैप्टर कह लो, वो हम लेते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है, करंट इलेक्ट्रिसिटी हमारा है चैप्टर 3। ये चैप्टर 3 हमारा है। इसे मैंने रखा है पूरा यूनिट 1। ये यूनिट 1 में हमारी है। बोर्ड में अगर वेटेज की बात करें हम, तो इसका जो वेटेज है बोर्ड में वो है 8 मार्क्स का, पूरी यूनिट का। और अगर हम कंपटीशन की बात करें, मेंस में इसके क्वेश्चन 2 से 3 आते हैं, 25 में से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं मेंस में। और यही वो यूनिट है जो तुम्हें वेक्टर भी यूज करा लेगी, तुम्हें एसएचएम भी यूज करा लेगी, थोड़ा सा ट्रिकी भी होगी, लेकिन हम इसे बहुत जल्दी खत्म कर लेते हैं क्योंकि खास हो तुम लोग का तो सिलेबस जल्दी स्टार्ट भी हो रहा है। दूसरा जो इसमें यूनिट आती है हमारी, वो यूनिट में है फिर हमारे चैप्टर। एक है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, यानी यहाँ पर तुम उस मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ते हो जो तुम्हें किससे मिली है, करंट की वजह से मिली है। सिर्फ करंट की वजह से। 10th में था ओस्टेड एक्सपेरिमेंट, करंट की वजह से फील्ड आती है, उसी का डिटेल वर्जन यहाँ पे है। दूसरा इसमें मैग्नेटिक आती है, वो है जिसे हम बुलाते हैं मैग्नेटिज्म। यहाँ पर तुम उस मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ते हो जो तुम्हें मिलती है आर्टिफिशियल मैग्नेट से, जैसे बार मैग्नेट से, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, वो यहाँ पर आते हैं। तुम्हारी एनसीईआरटी में ये तुम्हारा चैप्टर है, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये है 5। अगला इसी में यूनिट 2 में ही हम जो अगला चैप्टर लेके चलते हैं वो है ईएमआई, और इसके बाद का चैप्टर आता है एसी। यहाँ पर तुमने इसका हल्का सा जिक्र 10th में शायद सुना होगा, जब मोटर की बात आती है तब यहाँ पर आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये डिटेल में यहाँ पर है। और ऑल्टरनेटिंग करंट, वही डायरेक्ट करंट का दूसरा पार्ट जो हल्का फुल्का था लेकिन यहाँ डिटेल में आएगा। ये है चैप्टर 6, ये है चैप्टर 7। ये जो पूरी यूनिट है, ये पूरी यूनिट तुम्हारी 15 से 16 मार्क्स की आती है कंपटीशन में, लेकिन इसका वेटेज बहुत ज्यादा नहीं है पूरी यूनिट का। मेंस में इन 4 चैप्टरों से 2 या 3 क्वेश्चन शायद मिले तुम्हें, मतलब इसका वेटेज बहुत ज्यादा अभी तक आता नहीं है, लेकिन 2 से 3 क्वेश्चन है इसमें। फिर तुम्हारी आती है सेकेंड बुक। सेकेंड बुक की अगर आप बात करोगे तो सेकेंड बुक में आपको फिर 2 यूनिट मिलेंगी। एक आएगा मेरा यूनिट 3, एक आएगा मेरा यूनिट 4। यूनिट 3 में अगेन इस यहाँ पर एक चैप्टर बड़ा सिंपल होता है जिसका हल्का सा जिक्र तुमने सुना है केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जब तुम एटॉमिक स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा पढ़ते हो, वहाँ पर आपकी बामर सीरीज, लाइमन सीरीज, उससे पहले रदरफोर्ड मॉडल एक फेल होता हुआ मिलता है कि भाई इलेक्ट्रॉन अंदर गिर जाएगा, एनर्जी रेडिएशन वगैरह सब कुछ जो होता है वो इसमें आ जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बाद आपका अगला चैप्टर टफ है जिसे हम बुलाते हैं रे ऑप्टिक्स। उसके बाद का अगला चैप्टर है वेव ऑप्टिक्स। ये पूरी एक यूनिट है।
जिसमें ये पूरी यूनिट हमें मिलती है 18 मार्क्स की। कंपटीशन में यहाँ से भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिल सकते हैं, यहाँ से भी। और लास्ट यूनिट है तुम्हारी, काफ़ी सिंपल इसे माना जाता है फिजिक्स में, जो कि कहलाती है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स दरअसल एक तरह की केमिस्ट्री है। इसमें टोटल 4 चैप्टर आते हैं। जैसे यहाँ पे थे, एक चैप्टर है डुअल नेचर, फिर इसी में चैप्टर आता है आपका एटम, फिर इसी में चैप्टर आता है न्यूक्लियाई, फिर इसी में चैप्टर आता है आपका सेमीकंडक्टर। ये 4 नंबर का, ये 4 नंबर का, ये 4 नंबर का, ये 8 नंबर का, टोटल ये आते हैं 20 नंबर की यूनिट आती है। कंपटीशन में ये यूनिट 4 से 5 क्वेश्चन आपको दे देती है, या 3 से 4 भी दे सकती है। मतलब पूरी इंटायर 11th और 12th में अगर मैं देखूं तो सबसे इजी यूनिट इसी को बोला जाता है, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी आपको यहां से मिलते हैं। अब जो जिनके स्कूलों में मतलब फर्स्ट वीक ऑफ मार्च से एग्जाम शुरू या पढ़ाई शुरू हो गई है, या फरवरी में शुरू हो गया है, वो टेंटेटिवली मान के चलो कि अक्टूबर तक तुम्हारा सिलेबस खत्म कर देते हैं। अब 12th में हमारे साथ समस्या क्या क्या आती है, उसके चैलेंजेस को सुनो। सबसे पहली समस्या आती है कि तुम्हें अपने स्कूल और कंपटीशन को साथ में मैनेज करना है। हालांकि इसमें आसान हो गया है मैनेज करना, पहले थोड़ा ज़्यादा मुश्किल था। अब आसान इसलिए हो गया है कि सीबीएसई का पेपर ऑलरेडी अब इतना आसान नहीं आता, तो तुम्हें तो अपने सिलेबस को डिटेल में वैसे भी पढ़ना ही पड़ेगा विद सब्जेक्टिव नॉलेज के साथ साथ, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो फिजिक्स के इस बार आए थे ऑल इंडिया सेट में, वो ऐसे थे जिन्होंने तुम्हें मेंस के क्वेश्चन को भी बीट कर दिया था। तो तुम्हें तो वो अब करना थोड़ा सा सेम सिमिलर के पैटर्न बन जाएगा। दूसरी जो समस्या तुम्हारे सामने आती है वो आती है कि स्कूल की यूटी और अपनी पढ़ाई के बैलेंस को बनाने में। इसलिए ट्राई ये करो कि शुरुआत से ही आप अपने सिलेबस को ढंग से करते रहो। ये आए चैलेंजेस के बारे में बात। अब आता है कि पढ़ाई के दौरान प्रोसेस क्या होना चाहिए। प्रोसेस ऐसा होना चाहिए कि मान लो तुमने कोई चैप्टर उठाया, कोई भी चैप्टर उठाया, उस चैप्टर को सीबीएसई की नॉलेज से लेके तुम्हें मेंस तक खत्म करना है, मेंस और नीट तक एडवांस तक खत्म करना है। और जब वो चैप्टर फिनिश हो जाए, नए चैप्टर पे आओ, तो फिर तुम कॉम्बो चैप्टर लेके चलोगे। जब नया चैप्टर आएगा तो उसके साथ रिवीजन में पुराना चैप्टर रखो, फिर ऐसे जब अगला चैप्टर आएगा तो रिवीजन में पुरानी यूनिट रखो, अगला चैप्टर आएगा रिवीजन में पुराने चैप्टर रखो। इससे होगा क्या, 1 या 2 महीने में तुम्हारे कुछ चैप्टर ऐसे तैयार हो जाएंगे जो तुम नींद में भी बता सकते हो। ध्यान ये रखना, हर सेशन में मैं ये बात हमेशा बोलता हूँ, हमेशा, लेकिन लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं। टोटल तुम्हें महीने मिलते हैं 9 महीने मिलते हैं। और तमीजदार चैप्टर जो 12th में है, तमीजदार चैप्टर एक है रे ऑप्टिक्स, एक है वेव ऑप्टिक्स, 2 हो गए, एक है इलेक्ट्रो, मतलब 2 हो गए, इसमें 4 चैप्टर, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8, और इनको कलेक्टिवली 1 मान लो। मतलब 9 महीने हैं और चैप्टर भी कितने हैं, सिर्फ 9। अगर 1 महीने में 1 चैप्टर भी ऐसा कर लो कि भाई कोई हमसे नींद में भी पूछ ले, तब भी तुम सक्सेस रेट तुम्हारा काफी ज्यादा है। ऐसा ना हो कि तुम अप्रैल एंड में फर्स्ट चैप्टर रिवाइज कर रहे हो, मई एंड में भी फर्स्ट चैप्टर रिवाइज कर रहे हो, जून एंड में भी फर्स्ट चैप्टर रिवाइज कर रहे हो, वो गलती ना रखो। तो शुरुआत में ही उस चैप्टर को इतना डीप, इतना अच्छा करके चलो कि भैया तुम्हें उसकी दिक्कत ज्यादा उसमें ना आए। तो इसे रखना है। पढ़ना कैसे है, 90 मिनट डेली देने फिजिक्स को, डेली। और उस 90 मिनट को डिवाइड कैसे करना है वो भी तुम्हें क्लास में बताऊंगा मैं। 90 मिनट डेली फिजिक्स को दो, और अभी जैसे जब तक बाकी सब्जेक्ट नहीं स्टार्ट कर रहे हो तब तक 90 मिनट के 3 स्लॉट बना लो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के हिसाब से। तो आप लोग को आइडिया लग जाएगा कि हमारी सिटिंग हैबिट कैसी। अभी थोड़े से तुम लोग अटेंटिव रहते भी हो, 11th के थप्पड़ जब खा के आते हो तो लगता अब 12th में थोड़ा तमीज से काम करना है, लेकिन अगर अभी केयरलेस हो गए तो काम गड़बड़ हो जाएगा। तो ये मत करना चीज़ है। चलो इसको फिर आगे शुरू करेंगे। चलो भाई देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में आप किन किन चीज़ों के बारे में समझोगे।
देखो टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करूं तो ये चैप्टर ऑलरेडी 2 चैप्टर को इंक्लूड करता है एनसीईआरटी के आधार पे। एक है आपका चार्ज एंड फील्ड, चार्ज एंड फील्ड के बारे में, और एक है आपका पोटेंशियल डिफरेंस और कैपेसिटेंस के बारे में। ये है तुम्हारा चैप्टर 2, ये है तुम्हारा चैप्टर 1। 11th का क्या यूज होगा इस यूनिट में? वेक्टर यूज होगा, काइनेमेटिक इक्वेशन यूज होंगी, एफबीडी यूज होगा, और आपके एसएचएम की प्राइमरी कंडीशन कि रीस्टोरिंग फोर्स किसके प्रोपोर्शन होता है? डिस्प्लेसमेंट के। कहाँ यूज आएगा मैं बताते हुए चलूंगा, उसके हिसाब से रखोगे। मैं कुछ मेन टॉपिक तुम्हें लिखवा दूं क्योंकि अभी समय है हमारे पास, तो तुम टॉपिक का रिदम भी जानते जाओ। इस चैप्टर की अच्छी अंडरस्टैंडिंग करने के लिए मैंने इस चैप्टर को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड करा। पहले पार्ट में मैंने क्या रखा कि आपको समझ में आना चाहिए चार्ज क्या होता है, चार्ज क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, टाइप क्या है, कैसे कैसे चार्ज होता है। फिर अगला पार्ट इसमें रखा हमने कूलम्स लॉ क्या होता है, फिर हमने उसमें रखा है इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, फिर हमने रखा है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर हमने अभी सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज की ही रखी है, पॉइंट चार्ज की ही रखी है। दूसरा जो पॉइंट इसमें हमने रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद, वो हमने रखा है ट्रेजेक्ट्री ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर हमने रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और लास्ट में इसमें रखा है हमने डाइपोल। ये पूरा एक सेक्शन रखा है मैंने, पूरा एक। मैं ये टॉपिक इसलिए लिखवा रहा हूं कि जो पेपर अब आता है फिजिक्स का, उसमें तुम ये अब करके नहीं जा सकते हो कि चैप्टर को ऊपर ऊपर पढ़ लो चले जाओ। कौन से टॉपिक की कहां से क्या क्वेश्चन बना देगा वो तुम्हें हवा नहीं लगेगा। इसलिए हर टॉपिक की डिटेल अंडरस्टैंडिंग तुम्हें करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी में जो अगला पार्ट आता है वो तुम्हारा आता है फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के सब टॉपिक कई सारे, जैसे इस बार बोर्ड में हुआ कि ओपन एंड क्लोज सरफेस के बारे में बताओ, ओपन एंड क्लोज सरफेस के बारे में बताओ। दूसरा इसी में आता है आपका एरिया और नॉर्मल वेक्टर के बारे में बताओ। ये कहते हैं कि ये चीजें आप हमें समझाइए। फिर इसी में आगे जो बनता है आपका एरिया नॉर्मल वेक्टर के बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाता है। फिर इसमें आता है यहीं पे कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी आ जाता है। हालांकि कंपटीशन वाले बच्चों को कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को मैं इतना लेट नहीं कराता हूँ, एनसीईआरटी में तो लेट लिखा है, मैं इस कॉन्सेप्ट को चार्ज के अंदर ही समझा देता हूँ ताकि चार्ज की सारी कहानी आप समझ जाओ। फिर इसी में आता है तुम्हारा गॉस थ्योरम, और इसी में तुम्हारा आता है एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। अच्छा, इस चैप्टर के प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट दोनों बता दूं। प्लस पॉइंट ये है कि चैप्टर ये अच्छा बहुत लगता है, मतलब ये चैप्टर बड़ा फेवरेट होता है लोगों का। एक तो शुरुआत में आप अटेंटिव भी होते हो, ठीक से समझते भी हो। दिक्कत ये है कि इसके साथ ना जाने हो कितने क्वेश्चन बन जाए, कोई गिनती नहीं है। एक प्लस पॉइंट और है, अगर इस चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग तुमने अच्छे से कर ली तो तुम्हारा ग्रेविटेशन भी क्लियर हो जाता है लगभग। ग्रेविटेशन में जैसे तुम्हारा यूनिवर्सल लॉ ग्रेविटेशन था, यहाँ कोलम्बिक फोर्स आता है। वहाँ ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी। वहाँ ग्रेविटेशन पोटेंशियल था, यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा। वहाँ ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ मासेस था, यहाँ सिस्टम ऑफ चार्जेस आएगा। तो काफी सारी चीजें तुम यहाँ पे रिलेट कर पाओगे। ये तुम्हारा पहला चैप्टर रहता है। दूसरे चैप्टर को भी मैंने 2 पार्ट में डिवाइड करा है, एक इसमें सेक्शन एक अलग है, एक सेक्शन अलग है। अब जो इसमें हमारा ये वाला सेक्शन है, इसमें हम पढ़ते हैं पहले पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, कि भैया पोटेंशियल और
पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, हम इसके बारे में जानते हैं। पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के जानने के बाद तुरंत हमें यहाँ देखना पड़ता है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फिर हम यहाँ पे पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज या चार्ज बॉडी, वो ज़्यादा बोलना सही रहेगा। फिर इसी के बाद यहाँ पर हमें पढ़ना पड़ता है इक्विपोटेंशियल सरफेस, कि भैया इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस को पढ़ने के बाद हम यहाँ पे पढ़ते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। अब जब पोटेंशियल एनर्जी आएगी सिस्टम ऑफ चार्जेस में, तो ये दो केस से आती है, एक आती है प्रेजेंस ऑफ फील्ड में, एक आती है एब्सेंस ऑफ फील्ड में। इतना होने के बाद फिर आता है आपका बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इनसाइड अ इलेक्ट्रिक फील्ड, कि भैया कंडक्टर का क्या असर है इलेक्ट्रिक फील्ड में, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लोगों को कंफ्यूज करता है, क्योंकि यहीं पे आपके कोसेंट्रिक शेल के क्वेश्चन आते हैं। इसी के अंदर कैविटी का कॉन्सेप्ट आता है, कैविटी का एक बार जिक्र होता है ग्रेविटेशन में भी, लेकिन डिटेल में यहाँ पर आएगा। और भी कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स यहाँ पर जिनको मैंने लिखा नहीं है। और अगला जो लास्ट होता है वो है तुम्हारा कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर। तो तुम खुद देख सकते हो कि ये यूनिट कितनी ज्यादा बड़ी है। फर्स्ट बुक की ये यूनिट और सेकंड बुक की ऑप्टिक्स, ये दो यूनिट बड़ी हैं। इनमें टाइम लगता है, प्रॉपर टाइम लगता है। मतलब अगर मैं ढंग से बताने की बात करूं तो तकरीबन अगर ये टाइम लेंगे सिर्फ सीबीएसई लेवल पे तो तुम्हारे 24 घंटे के आसपास ले लेते हैं। ये यूनिट खत्म होती 24 घंटे के आसपास, विद देयर पीवाईक्यू, विद देयर डीपीपीस, या सारे कॉन्सेप्ट को लेके। तो इसलिए, और अगर ये यूनिट तुमने ढंग से खत्म कर ली है तो फिर कॉन्फिडेंस थोड़ा ज्यादा आ जाता है। तो चीजों को ठीक से ही स्टार्टिंग से ही लेके चलो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है? तो आज बेटा हम पहला टॉपिक पढ़ लेते हैं आज एटलीस्ट। चैप्टर 1 लिखिएगा हेडिंग इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें चार्ज एंड फील्ड के बारे में पढ़ना है और हमारा उसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट है क्या? व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज। अच्छा, मैं बेकार में वो चीज़ें नहीं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या है, चार्ज कैसे कैसे आता है, चिंगारी कैसे आई, बिजली कैसे कड़की। ये एक्साइट बहुत करते हैं, वो चलता रहता है भी है ना कि लोग एक्सपेरिमेंट कर देखो तो ये चार्ज है देखो ऐसे। ये देखने में बड़ा मज़ा आता है, लेकिन जब कॉपी में इम्प्लीमेंट करने की बारी आती है तो बैंड बज जाती है। वो दिखते ही ना हर कोई अपने आप को टोनी स्टार्क समझ लेता है कि भाई हम अब तो ये बना देंगे वो बना देंगे। और जहाँ एक छोटा सा न्यूमेरिकल आया वहाँ टोनी स्टार्क तो छोड़ो, वहाँ पर मतलब तुम ब्लैक विडो जैसा भी पढ़ाई नहीं कर पाओगे, फिर वही मार पीट ही कर पाओगे। तो इसको ठीक से समझने की कोशिश करना। तो मैं उन सब पे नहीं जा रहा हूँ, सीधे काम की बात करते। वो होता है ना, वो लगता है कि हाँ भाई ऐसा कर लेंगे वैसे कर लेंगे। कुछ एक आध चीजें होती है जहाँ पर ठीक लगता है, लेकिन हर जगह इन चीजों को ना घुसाओ तो ज्यादा ठीक है। सबसे पहला हमारा आता है चार्ज। अब मान लो कोई तुमसे पूछ ले कि भैया चार्ज बताओ, तो क्या बताएंगे देवी जी? अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव प्रॉपर्टी। ठीक है, किस चीज की? ऑफ अ इलेक्ट्रॉन। मान लो एसेशन रीजन क्वेश्चन आ जाए इसी पे, और फिर तुम बाहर आके ही होगा फिजिक्स के पेपर ने बैंड बजा दी। कंपार्टमेंट का पेपर कब है ये बताओ। भाई वही क्या, फिजिक्स का पेपर टफ इसीलिए है, हम पूरी बात की गंभीरता तक जाते नहीं है। उसको कर लिया, चलो तुमने कह दिया अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर हो सकता है ड्यू टू अ अनदर चार्ज कह सकते। फिर वही गाड़ी आ जाती है, चार्ज है क्या? बेसिक चीज मैंने कह दी कि चार्ज है क्या? प्रॉपर्टी है। सिंपल बात है, एक प्रॉपर्टी है जो किसके पास होगी?
अच्छा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की वजह से थोड़ा सा इसमें संशोधन कर सकते हो आप। जैसे मैं कह रहा हूँ ये मैटर है, ठीक है, अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ही हैं, लेकिन क्या इस बॉडी के ऊपर चार्ज है? क्यों नहीं है? नंबर सेम है। चार्ज कब हो सकता है इस पे? इलेक्ट्रॉन ज्यादा या बन गई अपनी डेफिनेशन कि भाई चार्ज क्या है? चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी होगी जो उस बॉडी के साथ एसोसिएटेड होगी जिस बॉडी के पास अनइक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन होंगे। बात समझ में? हालांकि प्रोटॉन को तो बैलेंस हम नहीं करते हैं, कर तो हम इलेक्ट्रॉन ही को पाएंगे, लेकिन वही है कि संख्या जब इन दोनों की बराबर नहीं होगी तो बॉडी के ऊपर क्या आ जाएगा? चार्ज। अब अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो कैसा चार्ज आ गया, और अगर प्रोटॉन ज्यादा हो गए खत्म। आई बात समझ में? तो हम क्या बोल सकते हैं चार्ज के बारे में कि भैया इट इज अ प्रॉपर्टी, पॉइंट वाइज लिख लेते हैं, इट इज अ प्रॉपर्टी, या ऐसे कह सकते हो ये एक फिजिकल क्वांटिटी में भी काउंट होता है, क्योंकि which is associated with that body having unequal number of electron or proton, having unequal number of electron or proton। क्योंकि बॉडी के ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम होंगे तो बॉडी के ऊपर कोई चार्ज, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो चार्ज कैसा हो गया? नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो चार्ज कैसा हो गया? खत्म बात। दूसरा पॉइंट क्या, डिनोट किससे होता होगा ये? इट इज डिनोटेड बाय, किससे होगा? स्मॉल क्यू या फिर कैपिटल क्यू से। जनरली इसकी ऐसा यूनिट भी आप समझते हो, ऐसा यूनिट इसकी क्या होती होगी? कूलम। इसकी जो ऐसा यूनिट होगी वो क्या हो जाएगी हमारी? कूलम। अगर हम बोलेंगे इट्स एसआई यूनिट इज कूलम, अच्छा इसकी सीजीएस यूनिट क्या होगी? स्टैट कूलम। अच्छा इसकी जो सीजीएस यूनिट है ना वो बदलती है, डिपेंड करता है तुम इलेक्ट्रिक फील्ड में हो या मैग्नेटिक फील्ड में हो। सीजीएस यूनिट जो होती है वो हम क्या बोल देते हैं उसे? स्टैट कूलम, यानी आप उसे बुला देते हो ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में, ये आपकी आ जाती है। फिर अगला पॉइंट, अपोजिट चार्ज जो होते हैं ये क्या हमेशा अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल भी करेंगे? अपोजिट चार्ज हमेशा क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। पक्का? तुम कह सकते हैं अपोजिट चार्जेस आर ऑलवेज अट्रैक्ट विद ईच अदर। अपोजिट चार्जेस हमेशा अट्रैक्ट करेंगे। अच्छा सेम चार्जेस के साथ कहानी क्या होगी? सेम चार्ज। और यहीं पर एक पॉइंट है, इसका प्रूफ हम पढ़ेंगे इंडक्शन के बाद। सेम चार्ज वैसे तो हमेशा रिपेल करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्पेशल सर्कमस्टेंसेस होते हैं जहां पर सेम चार्ज अट्रैक्ट भी कर सकते हैं। इंडक्शन के बाद हम इस बात पे आएंगे। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं जनरली सेम चार्ज रिपेल विद each other, but in some cases it may attract also। कुछ केसेस में ये अट्रैक्ट भी कर सकते
सकते हैं। कब ऐसा होगा वो हम पढ़ेंगे इंडक्शन के बाद। तो यहीं पर अब एक रीजनिंग क्वेश्चन यहीं जनरेट हो गया। कैसा? अब देखो फिजिक्स टफ कैसे हो जाती है पता तुम्हें दोनों है। अब इसको पूछने का अंदाज क्या हो गया, मैंने तुमसे कहा कि भैया अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स, कौन सा ऐसा फोर्स है जो इस बात की एश्योरिटी देगा दोनों बॉडी चार्ज है। हालांकि अभी एक पॉइंट नहीं हुआ है जिस वजह से शायद तुम पूरे श्योर ना हो पाओ, लेकिन मैं तुम्हें अभी थोड़ा ये क्लियर कर दूं कि जब आप ऐसे क्वेश्चन पे आओगे कि कौन सा फोर्स गारंटी लेगा आपका, अट्रैक्टिव या फिर रिपल्सिव, तो याद रखिएगा रिपल्सिव फोर्स ही गारंटी लेता है कि दोनों बॉडी चार्ज होंगी। तो मैं बताऊंगा कैसे, एक एग्जांपल समझ सकते हो अभी भी, वैसे उन्हें इंडक्शन में तो करेंगे ही। तुमने स्केल ली, बालों में रब करी और तुम कागज के पास ले गए, तो कागज को अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा? कागज के ऊपर क्या पहले कोई चार्ज था, लेकिन वो उसे क्या कर रहा है, अट्रैक्ट। यानी अट्रैक्टिव फोर्स चार्ज और अनचार्ज बॉडी के बीच में भी हो सकता है, लेकिन रिपल्सिव फोर्स सिर्फ और सिर्फ किसके साथ हो सकता है, चार्ज बॉडी के साथ। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स में कौन सा फोर्स गारंटी लेगा, रिपल्सिव फोर्स। रिपल्सिव फोर्स गारंटी लेगा कि दोनों की दोनों बॉडीज हमारी कैसी हैं, चार्ज्ड हैं। क्लियर रहेगी बात? पक्का? कोई समस्या, कोई संकट? क्लियर है यहां तक? अब आगे सुनो अगला क्वेश्चन, यहीं पर एक और रीजन क्या बनता है। तुमने फोटॉन सुने हैं, ठीक है? क्वेश्चन एक आता है, फोटॉन्स के ऊपर चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या होगा ही नहीं? और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? वो तो ठीक है, मैंने बोला ही ऐसा कि तुम समझ गए कि हाँ भैया जब ऐसे बोल रहे हो तो नहीं होगा। दीदी यही गड़बड़ कर रही हो तुम। पहले ये सोचो फोटोन के पास अपना कोई रेस्ट मास होता भी है? फोटोन मैटर कहाँ है? फोटोन है क्या, एक तरह का एनर्जी पैकेट। अब जब वो मैटर ही नहीं है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कहाँ से है? और जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ही नहीं है तो अनबैलेंस कैसे करोगे? जैसे मान लो मैं मोटा हूं इतना, अब मैं सिक्स पैक बनाना चाहूं तो बन सकते हैं क्योंकि पेट तो है। अब मान लो आत्मा आ जाए कहीं से, अब मांस ही नहीं है पूरा, तो कहां से बनेगा? जो मान लो ये हमारा सेक चिल्ली है, ठीक है? कंकाल है पूरा शरीर में, तो कहां से बनेगा सिक्स पैक? तो कहानी की बात क्या है कि भैया जब मैटर ही नहीं है तो अनबैलेंस कैसे करोगे? अनबैलेंस करने के लिए भी मैटर होना जरूरी है। तो फोटॉन्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। क्लियर रहेगा? एक पॉइंट क्या था, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स में कौन सा फोर्स गारंटी लेगा दोनों बॉडी चार्ज है? रिपल्सिव फोर्स। कारण समझ में आ गया? क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स चार्ज और अनचार्ज बॉडी के बीच में भी लग सकता है, और फोटॉन्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसके पास अपना कोई मैटर नहीं है। क्लियर है यहां तक? पूरा रिकॉल हो गया? पक्का? अच्छा, चैप्टर का एक थीम मैं तुम्हें बताना भूल गया हूं। इलेक्ट्रोस्टैटिक में बेसिकली सिर्फ उन पॉइंट्स को पढ़ाया जाता है जिसमें तुम्हारा चार्ज किस पोजीशन पे रहेगा? रेस्ट पे। दोनों चैप्टर में चार्ज को रेस्ट पे ही रखना है हमें। स्टैटिक का मतलब हमारा सिंपली क्या होगा? एट रेस्ट। और इलेक्ट्रो एक ग्रीक वर्ड है इलेक्ट्रा नाम से, इसका इंग्लिश में मतलब होता है चार्ज। मतलब यहां पे चार्ज किस पोजीशन पे रहेगा? रेस्ट पे। क्लियर रहेगा? पक्का? समझ गए? तो इस कंटेंट को यहां पे रोकते हैं। मतलब इसमें करंट नहीं आएगा? इसमें करंट नहीं आएगा, तभी करंट इलेक्ट्रिसिटी को अलग रखा गया है। यहाँ करंट की बात अभी नहीं हम करेंगे। क्लियर रहेगा? देख लो कॉपी को अपना।
ठीक है, उसे बंद कर दो, अब वहीं क्लिक कर दो।